नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दो टूक चेतावनी, हमले की सूरत में अमेरिका देगा अब तक का सबसे ताकतवर जवाब, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। ईरान के जवाबी हमलों से खाड़ी में बमबारी, बुर्ज खलीफा के पास धमाका, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद, सैकड़ों उड़ानें रद्द। मिडिल ईस्ट का तनाव असर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, उड़ानें रद्द और यात्री बंधक। महाराष्ट्र के नागपुर में एसबीएल एनर्जी फैक्ट्री में भीषण धमाका, 15 कर्मचारियों की मौत, 18 घायल। देशव्यापी साइबर सेल एक्शन, 11 राज्यों में छापेमारी, 27 जालसाज गिरफ्तार, 93 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का खुलासा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बड़ा बयान जारी किया है। ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पोस्ट में लिखा है कि ईरान ने आज पहले से कहीं ज्यादा तेज हमला करने की बात कही है, लेकिन यदि वह ऐसा करता है तो अमेरिका अप्रत्याशित ताकत से जवाब देगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी के इस बयान से मध्य पूर्व में जारी तनाव और गहरा गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब संभावित सैन्य प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अमेरिका ने ईरान में किए गए हवाई हमलों का कथित वीडियो जारी किया है, जिसमें लक्षित ठिकानों पर सटीक हमले होते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हमले रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं, जबकि ईरान की ओर से इन हमलों की कड़ी निंदा की गई है। वीडियो जारी होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब संभावित जवाबी कार्रवाई और क्षेत्रीय सुरक्षा हालत पर टिकी हुई है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमले तेजी से कर दिए, जिसमें कतर, जॉर्डन और दुबई शामिल हैं। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ईरानी ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वदेशी का काला गुब्बारा उठाया देखा जा रहा है। इससे आसपास में अफरा तफरी भी मच गई है और लोग इधर उधर दौड़ने लगे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बुर्ज खलीफा को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। इस घटना के बाद दुबई के दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं और ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के चलते हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कई देशों द्वारा एयर स्पेस बंद किए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित अन्य प्रमुख एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है। कई फ्लाइट्स के रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी भीड़ भी जमा हो गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एयरलाइंस कंपनियां वैकल्पिक रूट तलाशने में जुटी हैं, जबकि एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को सहायता और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। अचानक हुए बदलाव के कारण सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थितियों और एयर स्पेस बंद होने के कारण दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ और अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि मिडिल ईस्ट की स्थिति के मद्देनजर फ्लाइट्स में रुकावट और कैंसिलेशन के कारण एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। सुनिए यहाँ मौजूद यात्रियों ने क्या कुछ कहा। आज हम इमीरेट की फ्लाइट से दुबई जा रहे थे और दुबई से हमें पुर्तगाल जाना था। हम सुबह से बैठे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, ये हमें कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। ना हमें बता रहे हैं फ्लाइट कैंसिल कब तक रहेगी, ना ये बता रहे हैं कि अगली फ्लाइट हमें कब तक देंगे। अब हमें ये नहीं समझ आ रही हम घर को जाएं या यहाँ पर वेट करें। हमें बहुत परेशानी है। कल को हमारा उधर काम छूट जाए और कोई लॉस हो जाए तो इसका कौन सोल्यूशन बताएगा हमें।
प्लीज हमारी आवाज आगे तक लेके जाइए और हमें इसका सोल्यूशन बताइए कि इन्होंने अपडेट क्या बोला? सर हमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हम 3 बार अंदर जाके पूछ के आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। वो बोले वेट करो वेट करो, कोई यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली से लिस्बन के लिए जा रहा था। अभी यहाँ से दिल्ली से दुबई की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है। सो कैंसिल होने के बावजूद हमें कोई ना कोई मैसेज मिला है ना कोई मेल आई है एयरलाइन के रिगार्डिंग। और अभी जब हमने स्टाफ को कॉल किया, उनको स्टाफ वाले उनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, 1-2 दिन कुछ तो हमें बताओ। अगले कहते हैं ईरान से अभी कोई कॉल नहीं आई है, अभी जब ईरान से कॉल आएगी फिर हम आपको बताएंगे। अभी इनका स्टाफ आया है, इन्होंने फॉर्मेलिटी की, यहाँ पे नाम वगैरह फ्लाइट नंबर वगैरह लिखा है और अभी क्या कहते हैं कस्टमर केयर को कॉल करो। अब कस्टमर केयर कॉल तो कर रहे हैं, अभी कोई अटेंड तो कर नहीं रहा। अभी ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा 10 दिन लगेंगे। हमको यहाँ पे 4 घंटे हो गए अभी वेटिंग भी कर रहे हैं और अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। ठीक, मेरे को यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं, पर जो सा मेरा वे था उसमें मेरे को 3 घंटे का रास्ता कवर करके आया मैं यहाँ पे। दिल्ली जिद्दा जा रहे थे, अभी हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं बनारस। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हो रहा है। अभी क्या करें? बनारस से आए थे हम, अब बनारस वापस जा रहे हैं। और दिल्ली से सऊदी जाना था, हमारा फ्लाइट जो कैंसिल हो गया। 14 घंटा आज हम वेटिंग कर रहे हैं, पता नहीं कभी जाना है, कभी कुछ बता नहीं रहे हैं। अब देखिए कभी होता है, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हो रही है। क्या मैं अपने नाती को लेकर के वहां से दिल्ली के लिए आया, दुबई जाने के लिए। मास इंटरनेट जो है कंपनी का वीजा और जो है और टिकट मिला था। यहाँ आने के बाद शाम को हम लोग 6 बजे आए और यहीं रुके हैं। और जो है ये पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ पर जो है अब कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। यहाँ पता किए तो पता चला कि वो जो है जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ जाओ। वहाँ गए हम लोग तो वो लोग कहे कि आप जो है अपने एजेंट से बात कर लीजिए, पैसा एजेंट को पास चला जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं। तक जाने के लिए हमारे पैसा ऐसा भी नहीं है खाने होने के लिए। अब हम लोग दिक्कत में हैं। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैं आया भोपाल से, आया ट्रेन से आया, करीबन 800-900 किलोमीटर पड़ जाता है। फिर आके यहाँ आया, इंफॉर्मेशन रात में ट्रेन में था, भोपाल में मिला 3 घंटे फ्लाइट कैंसिल हो गया। इधर आया, अंदर आके बात करा उनसे, तो वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेज गए एयर इंडिया वाले। तो बड़ी मुश्किल से मैं रीशेड्यूल करी मेरी फ्लाइट। हमने कहा अकोमोडेशन वगैरह दे दो आप, कहते नहीं अकोमोडेशन तो नहीं मिलेगा आपको। तो हमने देख रहा इधर होटल वगैरह बुक करा है। कहाँ जा रहे थे आप? मेरे को जाना था फ्रैंकफर्ट, मुंबई से फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। और मेरे क्या बोलते कल की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई, कंफर्म करने आया था। और मेरे को स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और वहाँ से कम मेरे को 2 दिन जर्नी हो गई बहुत टाइट। अभी यहाँ पर कंफर्म करने पे बोल रहे हैं कि कुछ अभी बोल नहीं सकते 20 आवर्स तक। हाँ, तो हम वही वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। हमारा वीज़ा हमारा 10 तारीख तक है बस। अगर इस बीच में अगर बुकिंग लीगली हो जाती है तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई हाँ आदमी इसी में जा सकता है, कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना तकलीफ चलेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या हम लोग जहाँ से टिकट लिए जैसा है तो इसका मतलब कि कहीं रिजल्ट निकलेगा, कुछ होगा, वो कंफर्म करना था, वो आप हमारा। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के काटोल तालुका स्थित राहुल गांव के पास एसबीएल एनर्जी कंपनी में भीषण विस्फोट से बड़ा हादसा हो गया। सुबह की शिफ्ट के दौरान डेटोनेटर तैयार करते समय तार जोड़ने के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिससे हमलावरों की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हादसे में अब तक 17 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट के बाद फैक्ट्री परिसर में आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग ने काबू पाया। घायलों को तत्काल नागपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पश्चिम जिला साइबर सेल ने देशव्यापी अभियान चलाते हुए साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सप्ताह भर चले इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 11 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर करीब 10 बड़े मामलों का खुलासा किया है। जांच में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी सामने आई है, जबकि आरोपियों के बैंक खातों में लगभग 13.91 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। जिला पुलिस उपायुक्त दरादे शरद भास्कर के अनुसार तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबिश दी गई। गिरफ्तार आरोपियों पर निवेश ठगी, एपीके फाइल फ्रॉड, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए धोखाधड़ी तथा क्रेडिट कार्ड जालसाजी जैसे अपराधों में संलिप्त होने का आरोप है। पुलिस ने उनके कब्जे से 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 20 बैंकिंग कार्ड और एक पीओएस मशीन, एक बाइक तथा कई बैंक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दाहोद की रेलवे कॉलोनी स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड में आदिवासी संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां भील समाज सुधारना मंडल द्वारा परंपरागत ढोल मेले का भव्य आयोजन किया गया। आदिवासी बाहुल्य जिले दाहोद में होली पर्व का विशेष महत्व है और इसी उत्साह के बीच पिछले 18 वर्षों से आयोजित हो रहा यह ढोल मेला एक बार फिर परंपरा और संस्कृति का सशक्त संदेश देता नजर आया। पुराने समय में संदेश पहुंचाने का माध्यम रहे ढोल की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में सांसद जसवंत सिंह भाभोर, विधायक कन्हैया लाल किशोरी, जिला पंचायत प्रमुख पर्वत सिंह डामोर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम के आयोजनकर्ता से सीधे बातचीत की। आज हम दाहोद के रेलवे कॉलोनी स्पोर्ट ग्राउंड में आए हैं, जहां पर ढोल मेला का आयोजन किया गया है, जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये 18वां ढोल मेला है। भील समाज सुधारणा मंडल द्वारा 18वां ढोल मेला है और हम अभी बात करेंगे इस मेले के आयोजक से। जी, आपका नाम और आप बताएं कि ये मेला आयोजन करने का उद्देश्य क्या है। मेरा नाम नगर सिंह कसना भाई पलास है। मैं ये दाहोद जिला का खजूरिया नाम के गांव का वतनी हूँ। मैं रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक हूँ, मतलब कि एसपी हूँ। ये 1984 में भील समाज सुधारणा मंडल की रचना करी थी, रजिस्ट्रेशन किया था। वो आदिवासियों में रहता कुरिवाज दूर करने के लिए ये बनाया गया था, लेकिन कुरिवाज कहीं बंद हो गए हैं। लेकिन इनके साथ साथ आदिवासी जो कल्चर है, आदिवासी का जो रीति रिवाज है, धीरे धीरे क्रमशः लुप्त हो रहे थे। तो वो बचाने के लिए ये आदिवासियों का संस्कृति का मेन जो वाजिंद्र है, ये ढोल है, बड़ा ढोल है। ये आदिवासी बजाते हैं होली के टाइम पे, धुलेटी के टाइम पे, या तो शिवरात्रि का दिन, या तो और कोई वास्ता हो, या तो कोई त्यौहार हो, इनमें ये बजाते हैं और नाचते हैं, दारू पी पी के नाचते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि अपनी संस्कृति रहना चाहिए। पहला ऐसे कई चीज़ें ऐसी है कि जो बंद हो गया है, जैसे एक बंसरी जो अपने हिंदी में बोलते बंसरी, पहले बहुत बजाते थे आदिवासियों। यहाँ मेला आता था जन्माष्टमी में तो पूरा सड़कें भरे रहती थी। इनकी जगह पे अभी एक भी बांसुरी नहीं बजती है। और पावा जो होता था वो पण बंद हो गया। गोफन थी वो बंद हो, ऐसे कई चीज़ें बंद हो गई। तीर कामठा जो था, तीर कमान बोलते, वो भी बंद हो गया। अभी किसी ने तो बाजार में आते थे यहाँ तो तीर कामठा लेके आते थे आदिवासी। अच्छे आदिवासी भी उनके पास कुछ नहीं है। कोई चोर आ जाता है, कोई सांप आते तो डंडा ढूंढने के लिए उन्हें घूमना पड़ता है खेत में वगैरह। ऐसे हो गया। इनके लिए मैंने ये सोचा कि ये अपना जो ढोल है, आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है, उनको बचाना चाहिए। वो बचाने के लिए 18 साल से मैं प्रयत्न करूँ। 18 साल से 18वां ढोल मेला है। हर एक इकट्ठे होते हैं, उनको हर एक को इनाम देते हैं, नकद में इनाम देते हैं, खाना खिलाते हैं और उनको भाषण भूषण करते हैं और आते हैं यहाँ। पहले आज ये जो ढोल मेला था, इसमें कितने लोग आए थे? 250 से ऊपर लोग आए थे। हर एक को इनाम दिया। अभी शाम को 5 बजे और हमने पुनः हित किया 1 बाय 1 का व्यक्तिगत उनको हर एक को नगद इनाम दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदिवासी जो परंपराएं हैं पुरानी, वो लुप्त होती जा रही हैं डीजे के आने से, और आपके वाजिंद्र जो है ढोल है, ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसके लिए आप और क्या ऐसा करेंगे कि ये चीजें वापस से शुरू हो और लोग बाग इसको करना शुरू करें? बात सही है, लुप्त हो जा रही है। जो पहले आदिवासी शादी करते थे, ढोल बजाते थे, छोटा ढोल
ढोल बजाते, कुंडी बजाते थे, थाली बजाते, शरनाई बजाते, शरनाई जो हिंदी में बोलते शरनाई बोलते, वो बजाते थे। अभी वो बहुत कम हो गया है और उनको नाचने नहीं आता है। पहले आदिवासी उनका चाला के मुताबिक अलग अलग ढाल से 8-10 स्टाइल से नाचते थे। वहाँ बुढ़े नाचते थे, बहू नाचते थे, जवान छोकरे नाचते थे, लड़कियां नाचती थी। इनकी जगह पे कोई किनो नाचने भी नहीं आता है और सब खत्म हो गया है। तो वापस फिर ये जैसे मध्य प्रदेश में अभी चालू है ये शरनाई वगैरह, तो बराबर नाचने आता है, लड़कियां भी नाचते, अदन नए नए कपड़े पहन के। ऐसे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो शहर वालों में और गाँव वालों में क्या फर्क। ये बचाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि ढोल आयोजक नगर सिंह पलास जी का कहना है कि जो आदिवासी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको ये बचाना चाहते हैं, इसीलिए हर साल ढोल मेले का आयोजन करते हैं। नागेश्वर सेन, राष्ट्रीय समाचार, दाहोद। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान स्थित उनके नजदीक और अतिक्रमणकारी परिसरों पर भारी बमबारी हुई, जिसमें करीब 30 बम गिराए जाने की बात कही जा रही है। ईरान ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनकी मौत का दावा किया था। हालांकि आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि अब भी स्पष्ट नहीं है। 1990 से सत्ता में रहे खामनेई की मौत को 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली में ईरानी दूतावास ने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद अपने राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया, जो उनके निधन पर शोक व्यक्त करने का प्रतीक है। खामनेई की मौत अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में हुई, जिनमें उनके आवासीय परिसर और आधे पर भारी बमबारी की गई थी। ईरानी अधिकारियों ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और उनके शासन के दौरान देश ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद, अमेरिकी प्रतिबंध, विरोध प्रदर्शन और मध्य पूर्व में राजनीतिक टकराव देखे। उनके निधन को 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। एआई समिट विरोध मामले में कानूनी प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीप को मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा निचली अदालत के बेल आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद आया। पुलिस का कहना है कि जमानत आदेश में तथ्यों और परिस्थितियों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया, जिसके चलते सेशंस कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट के फैसले पर 6 मार्च तक स्टे लगा दिया है। अब इस तारीख को सेशंस कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी, जहां दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे। इस फैसले के बाद मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा भी तेज हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत और भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट सेंटर के नए अत्याधुनिक भवन की आधारशिला रखी और सेंटर के लोगों का अनावरण किया। इस अवसर पर गुजरात हाई कोर्ट सभागार में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एक्ट और क्रॉस रोड चैलेंज एंड द वे फॉरवर्ड विषय पर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ, न्यूज़लेटर का विमोचन तथा केंद्र की रीडिजाइन वेबसाइट का लॉन्च भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजबूत भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता बढ़ती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भरोसा भी खुलता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक हब बनाने की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण कदम है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और न्यायिक अवधारणाओं को अधिक निष्पक्ष व प्रभावी बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने पर बधाई दी और इसे एक ऐसा क्षण बताया जो हर नागरिक को अपार गर्व से भर देता है। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने पर मैं क्षेत्र के प्रत्येक युवा को तथा विशेष रूप से टीम जम्मू कश्मीर को, जिन्होंने इतिहास रचा, उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।
जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचते हुए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। पारस डोगरा की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरा टूर्नामेंट में संघर्ष और जज्बे की मिसाल पेश की है। हालांकि यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम वर्क ने जम्मू कश्मीर को घरेलू क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी दिला दी है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। टीम की इस उपलब्धि से पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी का माहौल है और खिलाड़ियों ने इसे कड़ी मेहनत और टीम वर्क का परिणाम बताया। खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद टीम ने लगातार मेहनत की और आज उसका परिणाम सबके सामने है। खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि यहां के सभी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम भावना के साथ खेलते हुए फाइनल तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। अब टीम का लक्ष्य फाइनल मुकाबला जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है। क्रिकेट खेल रहे मतलब एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है हमें यहाँ पे खेलने के लिए। ऑब्वियसली जब यूथ जब नए लड़के आते हैं तो ऑब्वियसली टैलेंट दिखाते हैं, तो और बस इतना ही हमें कि इंशाल्लाह आज का मैच जीतेंगे और इंशाल्लाह गुड क्रिकेट खेलेंगे। आज जो रणजी ट्रॉफी भी चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऑब्वियसली वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारा जो J&K है वो 70 ईयर्स में पहली बार पहुँच रहा है और इंशाल्लाह जीतेंगे आज वो। तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्राउड की मोमेंट है और ये एज क्रिकेटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हमारे स्टेट की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको लगता है इससे इंस्पिरेशन मिलेगी? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी क्योंकि मतलब जो ही कोई स्टेट या मतलब कोई मुल्क या कोई जीतता है तो ऑब्वियसली उनकी जो गवर्नमेंट है उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें भी इंशाल्लाह मिलेंगे। क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मैं बचपन से ही चाहता हूँ मैं क्रिकेट खेलूँ और पहले हमारे स्टेट में ये कम ही टूर्नामेंट्स होते थे, कम चांस मिलता था, लेकिन अब डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने ये टूर्नामेंट निकाला। इसमें दूर दराज के जो क्रिकेटर्स है वो खेल रहे हैं, जिनको मतलब एक्सपीरियंस है और उनका टैलेंट सबके सामने आ रहा है। तो हमारी जो रणजी ट्रॉफी की टीम है वो स्टेट के फाइनल में पहुंच चुकी है और ऑलमोस्ट फाइनल जीतने वाली है। उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली है हमें। हम उससे चाहते हैं हम भी उसी लेवल पे खेलें और ये टूर्नामेंट हमें उधर पहुंचने में बहुत। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।